राजधानी में जिस नीट मामले को लेकर के अभी हर तरफ हलचल मची हुई है, उस पर कई अनछुए पहलू भी हैं। दरअसल ये घटना ऐसी घटी कि उसके बाद से पक्ष और विपक्ष तो आमने सामने आए ही, कई ऐसे भी पॉइंट्स देखने को मिले जहां ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चूक हुई है। लंबे वक्त से क्राइम रिपोर्टिंग करने वाले कुलदीप भारद्वाज, सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप भारद्वाज हमारे साथ है। कुलदीप की पैनी नजर क्राइम की खबरों पर रही है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि प्राथमिक दृष्टि से उनकी जो है एक पत्रकार की नजर में चूक कहां हुई, उस चूक को कैसे संभाला जा सकता था। कुलदीप, आपका लंबा वक्त क्राइम की रिपोर्टिंग में गया है, सीनियर जर्नलिस्ट में आपकी काउंटिंग होती है। आपके अनुसार इस बेहद ही चर्चित मामले में शुरुआती चूक कहां हुई पुलिस की? देखिए, सबसे बड़ी चूक जो हुई ना, पटना पुलिस ने जो है आनन फानन में मामले में जो बयानबाजी शुरू की। और अमूमन होता क्या है, क्राइम की घटना होती है, इवन किसी को गोली लगती है या छोटा सा भी जो है हत्याकांड होता है, एक्सीडेंटल मौत होती है, तब भी पुलिस का एक रटा रटाया बयान हमने देखा है। आपका भी अनुभव रहा है, आपने भी काफी घटनाक्रम को कवर किया है, आपका भी बड़ा अनुभव है कि अमूमन पुलिस कहती है कि पोस्टमार्टम का इंतजार कर लीजिए, घटना कैसे हुई, कितनी गोलियां लगी, कैसे जो है व्यक्ति मृत हुआ, इसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इस मामले में जानते हैं, चूंकि मामला एक लड़की से जुड़ा हुआ था, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, एक लंबे दौर तक जो है पुलिस को इस बात की जानकारी तक नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक एएसपी जो डायरेक्ट आईपीएस है, वो एक बयान देता है, वो कहता है कि लड़की की मौत जो है विदाउट एनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉन्क्रीट एविडेंस, वो एक बयान देता है कि लड़की ने जो है नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या की कोशिश की, इसी का फलाफल है कि इसकी मौत हुई है। मतलब एक जिम्मेदार अधिकारी वो सीधा ये कह देता है कि लड़की की मौत जो है आत्महत्या है। इससे लोगों का गुस्सा उबल पड़ता है। चूंकि वो मूल रूप से जहानाबाद की रहने वाली लड़की है, पटना में जो है रहकर एक निजी हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही थी, और पिछले साल विदाउट एनी हेल्प, सेल्फ स्टडी के बदौलत उसने 375 नंबर स्कोर किया और उसको जो है डेंटल मिला। लड़की जो है एक हम्बल बैकग्राउंड से है, पिता जो है वो एक सरकारी स्कूल में क्लर्क हैं, माता गृहिणी है, एक भाई है, और वो बच्ची जो है अपनी प्रिपरेशन के बल पे 375 नंबर स्कोर करती है, उसको डेंटल ऑफर होता है, लेकिन सुनहरे भविष्य और एक उम्मीद को लेकर वो कहती है कि नहीं, इस बार मैं फिर एग्जाम दूंगी और एमबीबीएस जो है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं एमडी करना चाहती हूँ, आम लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ, उसके सपने थे। लेकिन अचानक जिस तरीके से चीजें बदलती हैं, आप देखिए पूरे घटनाक्रम को समझिए। पटना के चित्रगुप्त नगर थाना अंतर्गत मुन्ना चक के सहजानंद गली में एक शंभू गर्ल्स हॉस्टल के सेकंड फ्लोर पर बच्ची रहती है। वो 26 दिसंबर को अपने माता पिता और भाई जो एक कार से आए थे जहानाबाद से, और इसको लेकर अपने घर गए थे। 5 तारीख को जो है बच्ची ट्रेन से 5 जनवरी को आप देखिए 26 दिसंबर को वो घर जाती है। 5 जनवरी को जहानाबाद में स्टेशन जो देखिए जहानाबाद में 2 स्टेशन है, एक जहानाबाद और एक जहानाबाद कोर्ट से जो है ट्रेन में सवार होती है और 3:03 पर यहां जो है पटना जंक्शन पे ट्रेन से बाहर आती है। और वो अमूमन देखिए सवारियां उतरती हैं तो महावीर मंदिर की तरफ आती हैं, लेकिन नहीं, वो लड़की जो है उतर कर करबीघैया साइड में जाती है। वहां से जो है 3:03 पे उतरती है ट्रेन से, फिर वो पैदल जो है पहुंचती है, वहां से टोटो पर बैठती है और 3:29 पर ये उस गली के मुहाने पर पहुंचती है जहां से कनेक्ट होकर वो अपने हॉस्टल जा सकती है। तो उसके बाद का जो घटनाक्रम बदलता है और 5-6 की दरमियानी रात उसकी अचानक जो है स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। हॉस्टल वालों का अपना दावा था, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चूक हुई
कि ठीक है, हॉस्टल वालों ने कहा कि भाई इसने जो है स्लीपिंग पिल्स खाया था, दरवाजा बंद था, लड़कियों ने जानकारी दी। जिस समय ये घटना हुई उस समय छात्रावास में ये चौथी लड़की थी, 3 अन्य लड़कियां वहां थी। चूंकि छुट्टियों का दौर था, नया साल था, तो बहुत सारी लड़कियां घर गई हुई थी। इस 4 फ्लोर की बिल्डिंग में मात्र जो है 4 लड़कियां थी। चौथी लड़की जो पीड़िता है, जो अब हमारे बीच में नहीं है, वो थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि सबसे बड़ी चूक जो है ये हॉस्टल प्रबंधन की ओर होती है कि कितना देर लगता है 112 को कॉल करने में। अगर ऐसी घटना हुई, आपने आप दावा करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, हमने दरवाजा तोड़ा, उसको निकाला, और जो माफ कीजिएगा, जो नीलिमा अग्रवाल हैं, जो हॉस्टल की संचालिका हैं, वो पास के ही चित्रगुप्त नगर इलाके में ही सहज नर्सिंग होम में लेकर जाती हैं। सर्जरी नर्सिंग होम है, पटना के एक ख्यातिनाम डॉक्टर का वो क्लिनिक है, वहां लेकर जाती हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस को ये जानकारी नहीं देती। आखिर पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी गई कुलदीप? ये सवाल तो इसी बात का है ना कि प्रारंभिक तौर पर पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी गई। इस सवाल के कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा है। देखिए, आपका जिस ओर इशारा है वही उसी इशारे के सच को तलाशने की कवायद में सभी लोग जुटे हैं। आखिर हॉस्टल प्रबंधन ने कितने देर लगता है, बस आप 1 1 2 3 डिजिट डायल करना है, 112 आपके दरवाजे पर पहुंच जाती है। और जो हॉस्टल है, हॉस्टल से थाने की दूरी भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप जिस हॉस्पिटल में लेके गए प्राथमिक उपचार के लिए, उससे भी वॉकिंग डिस्टेंस पे चित्रगुप्त नगर थाना है। इतना नहीं दिखता। जी बिल्कुल, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। कॉमर्स कॉलेज, जो फेमस कॉमर्स कॉलेज है, उसी कैंपस में चित्रगुप्त नगर थाना है। पहले टीओपी था, आज के डेट में वो फुल फ्लेज थाना है। तो आप सोचिए, वहां से 2 घंटे रहने के बाद, चूंकि ये मामला कहीं ना कहीं जो है पॉइजनिंग से जुड़ा हुआ था, अनकॉन्शियस थी, आईसीयू की व्यवस्था जो है सहज नर्सिंग होम में नहीं थी, तो इन्होंने इसको रेफर कर दिया वहां से 2.5 किलोमीटर दूर कदमकुआं थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर 2 में स्थित प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में। वहां पहुंचने के बाद, देखिए, वहां पहुंचने के बाद एक काम बढ़िया हुआ है। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने जो है लोकल थाने कदमकुआं को जो है इस बात की, जो एक 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 एक्चुअली जब भी कोई संदिग्ध मामला आता है, इलाज के लिए कोई आता है, तो हर हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स को एक जो है अलिखित नियम है कि उनको इस बात की जानकारी लोकल थाने को देनी होती है। तो इसको कहते हैं मेडिकल लीगल इंफॉर्मेशन। तो आप समझिए कि उन्होंने लोकल थाने कदमकुआं कर दिया। कदमकुआं की ओर से जो है एसआई जो है कोमल कुमारी आती हैं। इसी दौरान जो है परिजन पहुंच जाते हैं। परिजन जो है, चूंकि परिजनों ने जो है एक काम ये किया था कि चूंकि मामला लड़की से जुड़ा हुआ था, तो हम उस समाज में रहते हैं जहां, आपको मैं बताऊं कि लड़कियों को लेकर हम बहुत सेंसिटिव हैं। इज्जत खराब हो जाएगी, आखिर क्यों उसने जो है ये कदम उठा लिया, तमाम तरह के स्टिग्मा जो है, टैबूज जो है, वो पढ़े लिखे लोगों को भी कई बार जो है इस तरीके से जो अपने आप को रोकने में जो है कामयाब हो जाता है। तो गार्जियन इस बात की जानकारी जो है, वहां से जो है एसआई आती हैं कदमकुआं से, वो बात करती हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है फर्द बयान लेने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन परिजन जो है ये कहते हैं कि देखिए, घर का मामला है, ऐसा है वैसा है, बेटी का मामला है, हाथ पैर जोड़कर वो जो है कहते हैं कि हमें अभी इलाज हो जाने दीजिए, फिर हम बात करेंगे। अब आप सोचिए, यहां से इलाज का जो है, पहले क्या था कि जीवन बचाना जरूरी था, जिसका दावा पुलिस ने भी किया। पुलिस से जब ये सवाल किया गया एएसपी से कि आपने जो है क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा जीवन बचाना ज्यादा जरूरी था। इसी बीच जो है चीजें बदलनी शुरू होती है। अब 6 तारीख से 9 तारीख के बीच में जो है पूरा जो है आप कह सकते हैं कि मामला संदिग्ध से सनसनीखेज हुआ। सनसनीखेज से लड़की की मौत हो गई। उसके बाद वेदांता तक मामला पहुंचा, और उसके बाद ये घटनाक्रम जो न केवल राजनीतिक दलों के लिए एक मुद्दा बना, बल्कि आम आदमी का गुस्सा भी फूट पड़ा। और उसी का फलाफल है कि आज ये राज्यव्यापी मुद्दा बन चुका है। एसआईटी का गठन हो चुका है। पुलिस जो है कटघरे में है, क्योंकि पुलिस जो सबसे बड़ी लापरवाही हुई है वो ये हुई है कि मैं उस मुद्दे पे भी आता हूँ कुलदीप। यहाँ पे जो चीजें अब तक सामने आई है, जो हमने और आपने देखा है अपने खबरों के माध्यम से, या जो चीजें सामने आ रही हैं, पुलिस ने जो बताया, उनमें 2 चीजें जो हैं वहाँ पे चूक दिख रही है, जो अभी तक सामने आया है। यद्यपि किसी के ऊपर आरोप नहीं है, ये चूक दिख रही है पुलिस का
जब प्रथम दृष्टया जो घटना जिस थाना क्षेत्र में घटी, वहां के थाने का रोल क्या था? और दूसरा, जो आरोप डॉक्टर प्रभात के डॉक्टर के ऊपर, एक डॉक्टर के ऊपर लग रही है, तो इन दोनों के बीच में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इस बारे में मैं आपको बताऊं कि घटनाक्रम को अगर देखेंगे तो जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, लगातार इस खबर पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है और लगातार हम खुलासे भी करते रहे, तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, प्रभात नर्सिंग होम के एक डॉक्टर सतीश कुमार पर परिजनों ने खुल के आरोप लगाए। उन्होंने तमाम आरोप लगाए कि इन्होंने जो है सच को छुपाने की कोशिश की, इलाज के नाम पे हमको बरगलाया। साथ ही आईसीयू में जब लड़की गई तो उसकी माँ का ये कहना है कि कुछ देर के लिए वो होश में आई थी, तो हमने मिलने की कोशिश की तो मिलने नहीं दिया गया, लेकिन इशारों इशारों में लड़की ने जो है उनको ये बताया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। ये उसकी माँ का कहना है। लेकिन अब देखिए, घटनाक्रम में एक और नया मोड़ आता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलता है कि हॉस्टल की ओर से जो है संचालिका ने जो है इलाज का सारा खर्चा वहन करने और मामले को मेटरलाइज करने का कथित तौर पे ऑफर दिया। जब उन्होंने ये ऑफर दिया तो परिजन गुस्सा हो गए और उन्होंने इस बात की जानकारी जो है चित्रगुप्त नगर थाना अध्यक्ष रोशनी को दी। वो आई, उन्होंने बकायदा जो है उस महिला नीलिमा अग्रवाल को अपने साथ लेकर वो चली गई और जो गंभीर आरोप परिजन उस पर लगा रहे थे उसके बाद भी थाने में ले जाके जो है उसके साथ रहे 2 अन्य लोगों को छोड़ दिया। तो ये जो कुछ घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि बयानबाजी, जल्दबाजी, लापरवाही और चौथी सबसे बड़ी कोऑर्डिनेशन की कमी जो है ना वो पुलिस में दिखी है। चूंकि मामला जो है, आप सोचिए, चित्रगुप्त नगर थाने में है, 0 एफआईआर करके कदम कुआं ने फॉरवर्ड कर दिया है, फर्द बयान लिया जा चुका है, फिर भी पुलिस की तत्परता यहाँ पे जो है जैसी दिखनी चाहिए वो दिख नहीं रही है। क्योंकि एक बात मुझे आप बताएं, आपने लंबे वक्त तक क्राइम रिपोर्टिंग की है, पीड़िता का फर्द बयान एडमिट होगा? चूंकि अब तो वो गुजर चुकी है, वो हमारे बीच अब नहीं है। देखिए, पीड़िता का फर्द बयान नहीं है। पीड़िता तो जो है पुलिस का कहना है कि वो होश में ही नहीं आई, परिजनों का कहना है कि कुछ देर के लिए होश में आई। और जो उसने इशारे से बताने की कोशिश की, क्या उसको एडमिट किया जाएगा? नहीं, देखिए, वो एडमिसिबल जो है एविडेंस नहीं है, क्योंकि उस पे जो है, देखिए, तब माना जाता है वो पुलिस पदाधिकारी के पास उसने बयान दिया होता, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती तब। चूंकि ये क्लेम कौन कर रहा है, माफ कीजिएगा, उसकी माँ कह रही कि इशारों में ये चीज बताई, उसका एविडेंस उनके पास नहीं। और देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप आप जो है बयानबाजी कर सकते हैं, मैं आपके बारे में कुछ कह दूं, आप मुझसे कुछ कह दें, हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, लेकिन कोर्ट में जब ये मामला पहुंचेगा तो कोर्ट में जो है बयानों के आधार पे कुछ नहीं होता, यहां सबूत चाहिए। और इसकी कमी साफ रूप से, क्योंकि देखिए, पीड़िता हमारे बीच में नहीं है, बिहार की बेटी है, जहानाबाद की बेटी है, उसकी इंसाफ दिलाने के लिए तमाम आवाजें उठ रही, समाज के हर सेक्शन से आम लोग सड़क पे हैं, साथ ही पॉलिटिकल जो है जो भी दल हैं उन्होंने भी बैरियर तोड़ते हुए हर दल के लोग जो है बयान दे रहे हैं, बच्ची को इंसाफ देने की बात कह रहे हैं। एसआईटी का गठन भी हो गया है, गृह मंत्री जो है सम्राट चौधरी, उनके संज्ञान में ये बातें हैं, डीजीपी एक्टिव हैं, पटना पुलिस जो है सवालों के कटघरे में होने के बाद अब जो है लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करके जो है सच का पता लगाने की कोशिश कर रही है। सेंट्रल आईजी जो है उनके नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन हुआ है, वो भी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, न केवल पटना में बल्कि जहानाबाद जो है मोबाइल्स लोकेशंस के जरिए लोगों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। जो मकतूल पीड़िता है उसके मोबाइल के सीडीआर से चीजें निकाली जा रही है, तमाम जो है चीजें हो रही हैं। ठीक है, साथ ही पुलिस ने जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसने सारी जो है इस पूरी, आप कह सकते हैं, पुलिस थ्योरी को पलट कर रख दिया है, उसको लेकर भी सेकंड ओपिनियन लेने के लिए जो है एम्स का दरवाजा खटखटाया गया है। लेकिन चूंकि एम्स के निदेशक जो है वो छुट्टी पर हैं, 1-2 दिन में वो वापस लौटेंगे, तब जाके सेकंड ओपिनियन आएगा। साथ ही जो एक बड़ी दिलचस्प और आप कह सकते हैं कि एक अजीब सी बात आपको मैं बताऊं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस डॉक्टर ने जो है इस बात से अपने रिपोर्ट में इस बात से डिनाई नहीं किया है कि उसके साथ जो है
दुष्कर्म की कोशिश जो है हुई है, उस डॉक्टर का अपना इतिहास बड़ा दागदार है। मैं आपको बताऊं, ये दिल्ली में पहले कार्यरत हुआ करते थे, जिन्होंने पोस्टमार्टम, तो आप नई बार बता रहे हैं। जी मैं आपको बता रहा हूं, जो पोस्टमार्टम जिस डॉक्टर ने किया है पीएमसीएच में, उस पीड़िता का, उस मकतूल का, जिस बच्ची की चर्चा हम कर रही हैं, उसके रिपोर्ट पर जिस डॉक्टर साहब ने साइन किया है, उनका अपना इतिहास बड़ा दागदार है। अब मैं आपको कुछ चीज बताता हूं, फैक्ट। वो दिल्ली सफदरजंग में कार्यरत थे। वहां पर इन पे जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसे ही जो है अप्रामाणिक और संदिग्ध जो है रिपोर्ट देने का आरोप दिल्ली पुलिस ने लगाया। दिल्ली पुलिस ने जो है इनको शक के घेरे में रखा है। वहां से जब ये जो है कई तरह के जो है कंट्रोवर्सीज में घिरे, तो वहां से नौकरी छोड़ के ये बिहार आ गए। बिहार क्यों आ गए आप समझिए। बिहार देश का पहला राज्य है जहां मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है सुरक्षा, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए जो है एक्ट लागू है। तो एक सुरक्षा सील्ड में है ये। यहां से पीएमसीएच में भी इनके जो है क्रियाकलाप पर संदिग्ध आचरण हुआ, तो ये मधेपुरा पहुंच गए। मधेपुरा में जब इनके क्रियाकलाप और इनके रिपोर्ट्स पर जब उंगलियां उठने, तो फिर ही पीएमसीएच वापस आ गए। तो देखिए, इनके जो शब्दों को अगर आप देखेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो कहीं ना कहीं इनके शब्द जो है अपने आप में जो है चीजों को बदल रहे हैं। क्योंकि देखिए, इसके पीछे फैक्ट है, ये बातें हवा में नहीं हो रही। देखिए एक्चुअली क्या है कि जो बेंजाडोज़ापाइन जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में आ रही है, नींद की गाल, अब खाई के खिलाया गया, ये तो मैं नहीं कह सकता, मेरे पास उसका लेकिन जो लैब रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, उसके अनुसार नशीली गोलियां जो है भारी मात्रा में जो है कंज्यूम की गई। तो चूंकि देखिए, भारी मात्रा में जब आप खाते हैं, तो शरीर जो है ना, क्या होता है, आपको दौरा पड़ता है, ठीक है, आपको सीजर्स अटैक आते हैं, ठीक है, क्योंकि शरीर जो है, शरीर उस चीज को सहन नहीं कर पाता है और आपका यूरिन बंद हो जाता है। तो आप जो है, आप देखिए 6 तारीख को प्रभात मेमोरियल जाते हैं, आपका पहला यूरिन टेस्ट जिसकी बिना पर पटना पुलिस ने यह कहना शुरू कर दिया कि यूरिन में जो है नशीली दवा के अंश मिले हैं, यही बयान था ना। तो आप सोचिए कि 8 तारीख को, माने 6 जनवरी को आप भर्ती होते हैं प्रभात मेमोरियल में, 8 जनवरी को सुबह 8:40 पर आपका पहला यूरिन सैंपल कलेक्ट किया जाता है। तो चीजों को समझिए। फिर 11:40 पर वो रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट में इस बात की जो है चर्चा है कि डेंजापाइन जो है नशे की गोलियां इनके यूरिन में मिली है, हेवी मात्रा में मिली। अब देखिए, इसको समझने की जरूरत है। जो नशे की, अनिद्रा की, बेचैनी के लिए जो ये दवाइयां खाई जाती हैं, इसका शरीर पे बड़ा असर होता है। और पुलिस का कहना है कि 50 से 60 जो है गोलियां इन्होंने खाई थी, तो शरीर के देखिए पहले एब्डोमेन में गया। एक चीज मैं यहाँ पे अभी रोकूंगा, 50 से 60 गोली खाना, ये संभव लगता है आपको? देखिए, ये चीजें जो है ना, ये इसीलिए सेकंड ओपिनियन के लिए गया है। आपका जो है बच्ची का जो है सेकंड ओपिनियन क्यों लिया गया? आप विसरा जो है सुरक्षित रखा गया, उसका पोस्टमार्टम की जो है वीडियोग्राफी कराई गई। चीजों को समझिए, खाना और खिला देने में अंतर है। तथ्यों को यही समझने की जरूरत है। पुलिस का यह कहना है कि मिनट टू मिनट का जो है मेरे पास सीसीटीवी एविडेंस है। तो अगर आपके पास एविडेंस है तो आप पब्लिक डोमेन में लेके आए ना। थ्योरियां बहुत है। देखिए, मीडिया भी अपनी थ्योरी पे काम कर रहा है, पुलिस की एक अपनी अलग थ्योरी है, आम लोगों की अपनी अलग थ्योरी है, उसके परिजनों की अलग थ्योरी है। तो कहीं ना कहीं गड़मट जो हो रहा है वो तमाम थ्योरीज की वजह से हो रहा है। पुलिस के पास अगर जो है कॉन्क्रीट एविडेंस है, पुलिस कह रही है कि हमने जो है तत्परता से चीजों को संकलित किया, सीज कर लिया, लेकिन ये कैसी तत्परता है कि घटनाक्रम जो है 5 और 6 की दरमियानी रात को होता है और पहली गिरफ्तारी कब होती है? 15 तारीख को। मतलब अगर परिजनों की थ्योरी को मान लें तो आपने खुला छोड़ दिया लोगों को सबूत मिटाने के लिए, उस कमरे का पोछा लगाने के लिए, उस कमरे में जो भी एविडेंस थे उसको मैनिपुलेट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस की थ्योरी में, आम आदमी की थ्योरी में
पब्लिक जो है आम आदमी की थ्योरी में, परिजनों की थ्योरी में तीनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। कुलदीप, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा। हॉस्टल के बिल्डिंग में रहने वाले मनीष रंजन का नाम काफी सुर्खी में इस पूरे मामले में। बताया ये जा रहा है कि मनीष जब संभवतः वो भी गया जहानाबाद के ही रहने जी वाले जी हैं, बिल्कुल। और कुछ साल पहले तक वो बहुत ही एक सीमित जिंदगी जीते थे, लेकिन आज के तारीख में बता ये भी खबरें सामने आ रही कि अरबपति हो गए हैं जी वो। बिल्कुल। तो इसके बारे में आप क्या, जो चीजें आपके सामने क्या जानकारी मिली है, मैं वो भी जानना चाहूंगा, देखिए इसका, क्योंकि उनकी इस पूरे मामले में भूमिका काफी संदिग्ध बताई जा रही है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो शख्स इस पूरे घटनाक्रम में गिरफ्तार हुआ वो पहला शख्स था मनीष कुमार रंजन। ये मूल रूप से जो है जहानाबाद के मखदूम थाना क्षेत्र के जलपुरा पंचायत का रहने वाला है। ये तो संदिग्ध चरित्र का आदमी। इस पर उसके गांव में भी जो है हर्ष फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली मारने और अन्य मामलों में इस पे मामला दर्ज है। आज से तकरीबन 5-6 साल पहले जो है ये जहानाबाद के अपने गांव से निकलकर पटना आता है और इसी मुन्नाचक इलाके में स्थित एक निजी हॉस्पिटल में मामूली जो है लैब टेक्नीशियन, और वो भी असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन के तौर पे काम करता है, जिसमें इसको कट कुटा के जो है 13,832 रुपया 76 पैसा मिलता था, जो पीएफ वगैरह तमाम चीजें कटती हैं। यह व्यक्ति सोचिए 13-13,500 रुपया कमाने वाला व्यक्ति महज 5 से 6 साल में आज उस इलाके में, जिस इलाके में किराए में रहता था मुन्नाचक इलाके में, कई बिल्डिंगों का मालिक है, शानदार लाइफ स्टाइल है और करोड़पति से आप कह सकते हैं खाकपति से करोड़पति बनने में इतनी जल्दी इसने जो है रेस लगाई कि इसके चरित्र को लेकर कई तरह के सवाल है। लोकल लोग बहुत सारी बातें करते हैं। ये इतना शातिर शख्सियत है कि इसका 2 ईपिक नंबर भी है। एक जगपुरा का अलग है, पटना 183 विधानसभा क्षेत्र में सहजानंद गली में जहां पे ये हॉस्टल है। अब देखिए हॉस्टल जो है 4 फ्लोर का है, टॉप पे ये अपने परिवार के साथ रहता है। इसकी बिटिया जो है डेंटल की पढ़ाई कर रही है बिहार के ही एक जो है पावापुरी मेडिकल कॉलेज से। मनीष ने जानते हैं क्या किया है? मनीष के बारे में जो सबसे संगीन आरोप है, जब पूरी दुनिया घरों में बंद थी, पैंडेमिक का दौर था और ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लोग तिल तिल कर मर रहे थे, और वो कुछ रेमडेसिविर वगैरह दवाइयां थी जिनकी मांग बहुत थी, और ये चूंकि एक हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ था, इसने इतनी ब्लैक मार्केटिंग की ऑक्सीजन और इन दवाइयों के जो है कालाबाजारी में इस हद तक ये मुलविस था। इसने पूरा गैंग बना रखा था, उसका सरदार था ये। और इसने जो है इतना उस 2 साल में इसने जो है ना अंधाधुंध पैसा कमाया, जिसकी वानगी ये है कि एक शख्स जो है जिसके खुद जो है परिवार चलाने के लाले पड़ रहे थे, राजधानी पटना में 13,000 में परिवार चलाना, किराए के मकान में रहना कितना मुश्किल है आप समझ सकते हैं। लेकिन सोचिए ये शख्स देखते ही देखते इसने बकायदा अपना हॉस्पिटल खोल लिया। इसका ऑक्सीजन प्लांट की एजेंसी है इसके पास, एक बिल्डिंग का, वैसे उस इलाके में 2-3 बिल्डिंगों का मालिक हो गया। राजनीतिक रसूख ऐसा बढ़ा कि इसके घर पर जो है तमाम पार्टियों के नेता आने लगे। फॉर्च्यूनर, बोलेरो और जितनी भी ये लग्जरियस एसयूवीज हैं, उसका आसपास के लोगों का कहना है कि यह व्यक्ति देखते देखते जो है तरक्की की ऐसी रैपिड सीढ़ियां चढ़ा कि लोग बाग भी हैरत में रह गए। इस पर कई संगीन आरोप भी लगे। साथ ही इसने पार्टनर किसको चुना? गर्ल्स हॉस्टल की जो संचालिका है नीलिमा अग्रवाल, उनकी अलग चर्चा है। उनका चरित्र एक अलग ही संदिग्ध लेवल पे रहा है। वर्तमान दौर में वो 12 जो है गर्ल्स हॉस्टल की मालिक हैं, नामवर जो है इंस्टीट्यूशंस जो है उनकी ऑफिशियल हॉस्टल पार्टनर हैं, लेकिन उनका खुद का चरित्र जो है दागदार है। उन पे जो है वेश्यावृत्ति, गर्ल सप्लाई, तमाम तरह के आरोप लगे हैं। देखिए आरोप लगे हैं और उनका आप समझ लीजिए आज से 5-6 साल पहले उनकी स्थिति ये थी कि वो जिस मकान में रहती थी अपने बेटे के साथ, उसका किराया देने का उनके पास वो नहीं था।
उस जहां वो रहती उसके मकान मालिक ने इस बात को स्वीकार किया कि किराया नहीं दे पाती। इनके पहले पति जो थे, नीलिमा अग्रवाल के जो पहले पति थे शंभू, उनसे इनकी कहानी खत्म हो चुकी। उनसे एक बेटा है अंशु अग्रवाल। इनके वर्तमान पति जो श्रवण अग्रवाल हैं, जो इस पूरे धंधे में इनके साथ संलिप्त हैं, उनका अलग ही जो है रवैया है। मतलब इस मामले में जिनका भी नाम है सबका अलग जलवा जलाल है। बड़ा अच्छा शब्द कहा से आपने सुजीत की। ये सभी जो चरित्र हैं ना, इस घटनाक्रम में जो भी लोग हैं, जो आसपास लोग हैं, इनके न केवल जलवे जलाल हैं, बल्कि इन सब की कहानी जो है, रोडपति से करोड़पति बनने की जो कहानी है, वो पिछले 5-6 साल में इतनी तेज गति से बढ़ी है कि इतनी तेज गति से तो अडानी अंबानी का शेयर नहीं बढ़ता है। इन्होंने जिस तेज गति से जो है सफलता की सीढ़ियां चढ़ी हैं, लोग कहते हैं ना कि कुछ दाग बड़े अच्छे होते हैं, तो इनके जो जितना इन पे दाग लगा, जितना इनका दामन दागदार हुआ, उतने ही स्पीड से इन्होंने जो है तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी। क्योंकि वर्तमान दौर में तरक्की की सीढ़ी क्या है? आपके पास एक अच्छा घर हो, आपके पास आपके बच्चे अच्छे स्कूल, विलासितापूर्ण जीवन हो, लग्जरियस गाड़ी हो, आगे पाछे नौकरों की फौज हो, शो ऑफ कर सकें, गले में मोटी चेन हो। एक चीज मैं कुलदीप जानना चाहूंगा आपसे, अब तक की जो जांच हुई, अब तो एसआईटी बन गई है, सरकार की पैनी नज़र इस पे पड़ी हुई है, और हम लोगों को भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जो भी दोषी हो वो जल्द से जल्द पकड़ाए। अभी तक की जो जांच हुई उस पर आप अपना फाइनल कंक्लूजन क्या देना चाहेंगे? किस तरीके से चूक हुई और उस चूक को कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, अभी जो है दो चीजें हो रही हैं। एक तो लोकल स्तर पे जो है, जो एफआईआर 9 तारीख को दर्ज हुआ, 24/26 एफआईआर, जिसके जो है कह सकते हैं कि अप्राथमिक अभियुक्त जो नामजद नहीं है, मनीष रंजन, उनको 15 तारीख को पुलिस ने जो है फेस सेविंग एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ठीक है। उसके बाद एक महिला को गिरफ्तार किया, केयर टेकर को, उसको जेल भेज दिया। इसी बीच मामला इतना सनसनीखेज हो गया और लोगों के, आम लोग भी जो है इससे जुड़ते, क्योंकि मामला एक बेटी का था, तो समाज उद्वेलित हो गया, युवा वर्ग इसमें शामिल हो गया। धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च, पुलिस ने इसको दबाने के तहत जो है लाठीचार्ज भी कर दिया। तो चूंकि कहीं ना कहीं पुलिस के बयानबाजी से लोग आहत हुए, लोगों का गुस्सा फूटा। अब चूंकि मामला बड़ा होता चला गया और चूंकि ये सरकार की नाक के नीचे हुआ था, राजधानी पटना की घटना था, पुलिस को जो है अब बैकफुट पे आना पड़ा और पुलिस मुख्यालय ने और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले का जो है संज्ञान लिया और एक एसआईटी गठन। अब देखिए, एसआईटी जो है अपना काम कर रही है। एडीजी कमजोर वर्ग अमित जैन भी पहुंचे, आईजी सेंट्रल भी पहुंचे, एसएसपी पटना भी पहुंचे। जांच शुरू हो गई। उसमें जो है सचिवालय डीएसपी है, महिला डीएसपी है, महिला इंस्पेक्टर हैं, एक महिला कांस्टेबल को रखा गया। साथ ही पैरेलल इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है जो इंस्टीट्यूट नगर अपना कर रही है। तो 2 जांच चल रही है। अभी तक जो मामला समझ में आया है, लड़की का जो मकतूल है उसका मोबाइल लिया गया है। मोबाइल की जो हिस्ट्री जो है निकाली गई है, उसमें कुछ चीजें संदिग्ध मिली हैं। साथ ही लगातार इस बात का उल्लेख किया जा रहा है कि कोई अपना है जिसने इस पूरे घटनाक्रम में वो शामिल है। और कुछ जो है दवाइयां मिली हैं, जो आप कह सकते हैं उसके मृतका के मोबाइल में जो डिजिटल फुटप्रिंट्स मिले हैं, वो इस बात को गवाही दे रहे हैं कि बच्ची जो है डिप्रेशन के हालात में थी, वो चीज़ों को जो है सर्च कर रही। क्योंकि देखिए, डिजिटल फुटप्रिंट मिलाना इतना आसान नहीं है और आम लोगों के लिए तो खैर बहुत मुश्किल है। इसी बीच एक थ्योरी और भी आई कि बच्ची जब पटना आई, पटना आने के बाद वो हॉस्टल से जो है अपने कमरे से सिर्फ 3 बार निकली। सीसीटीवी फुटेज है, दरवाजा तोड़ने का सीसीटीवी फुटेज है। लेकिन पुलिस की लापरवाहियां इस कदर बड़ी हैं कि उसको ढांपने की कोशिश में जो है हर बार पुलिस जो है उलझती जा रही है। फेस सेविंग एक्ट जो है और फाइंडिंग द फैक्ट, इसमें अब जो है कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है। एक तरफ पटना पुलिस अपना चेहरा बचा रही है, तो दूसरी तरफ फैक्ट को जो है
ढूंढने की कवायद में उलझती जा रही है। लेकिन चूंकि सेकंड ओपिनियन लिया जाना है, एम्स के निदेशक जैसे ही आएंगे वो ले लिया जाएगा। साथ ही आपको मैं बताऊं कि विसरा रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट और टेक्निकल सर्विलांस अमूमन आज के अनुसंधान में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है वो क्या, डाटा डंप लगाता है, सीसीटीवी फुटेज लगाते हैं, ये तमाम चीजें कैप्चर करने की बात कही जा रही है, एफएसएल की टीम जो है। लेकिन दिक्कत क्या है कि पटना पुलिस शुरुआती दौर में बड़ी बड़ी ऐसी लापरवाहियां हो गई जिसने जो है इन, अगर मान लेते हैं पुलिस की थ्योरी मान लेते हैं कि ठीक है उसने आत्महत्या किया, यूडी केस है, लेकिन परिजनों ने जो लिख के दिया है वो तो हत्या मान रहे हैं, एक वो आरोप लगा रहे हैं, तो उस आरोप की भी तो जांच होनी चाहिए ना। बिल्कुल, जान के आगे कुछ किसी चीज की कीमत नहीं है, और किसी के घर से कोई जाता है तो वो दर्द वही महसूस कर सकता है जिसका कोई अपना उनसे दूर चला जाए हमेशा हमेशा के लिए। वैसे कुलदीप, आपने बहुत सारी चीज़ों को तकनीकी रूप में समझाने की कोशिश की। हमें भी उम्मीद है कि पुलिस काफ़ी तत्परता से इस पे काम करेगी और आरोपी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होगा। बहरहाल, तो ये थे हमारे साथ सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट कुलदीप भारद्वाज, और इन्होंने इस चीज़ को बताने की कोशिश की, उन बिंदुओं को छूने की कोशिश की जिसमें जो बिंदुएं इस बेहद ही चर्चित मामले में सामने आए थे। बहरहाल, मामला पुलिस के सामने है, एसआईटी जांच कर रही है, सीनियर लेवल पर इसकी रोज समीक्षा भी की जा रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में रहेगा। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।